हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जी हाँ, यदि अभी तक आप कार्बन एंड कंपाउंड्स को रिवाइज अच्छी तरह से नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो में कर लेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स में जितने सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसी क्वेश्चंस को लेकर इस वीडियो पे आए हैं। और इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आया हुआ है उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। जी हाँ, हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी से लास्ट 15 ईयर तक में आया हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यदि अभी तक आप देखे नहीं है, यदि इस चैप्टर को अच्छा से किए नहीं है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि और आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं साइंस के एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड के किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उसके आंसर को दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। जी हाँ, कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th। लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चंस, लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। कार्बन जो है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड से ही अपने कंपाउंड्स को बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीजन है ये बताना है। ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना तो वो लूज कर सकते हैं और वो ना 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकते हैं अपनी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। ठीक है, तो ये लूज भी नहीं करेंगे और गेन भी नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करने वाले हैं और ये शेयरिंग करके ही कंपाउंड्स को बनाते हैं। इसलिए जितने सारे जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड्स बनेंगे ओनली कोवैलेंट बॉन्ड के हेल्प से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है? तो डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे का जो रीजन है, वैसे हम लोगों को पता है कि कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके कार्बन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाएंगे वो? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड को बनाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, और इसी के लिए इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर का मतलब हुआ कि उनके पास जरूर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी तो वो गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट के पास भी वो कार्बन से बना हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास भी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का ही वो यूज करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास बचा हुआ रह जाता है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे वो? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ यूज कर पाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचा रह जाता है। 4th इलेक्ट्रॉन्स बचा रहने के कारण ये फ्री होता है और इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर के पीछे का रीजन क्या है? जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो 4th इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वो फ्री रह जाता है और इसी कारण जो है वो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि वो जो शेयरिंग करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के पीछे का रीजन है
कि शेयरिंग करके जो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, और यही रीजन है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण करंट पास नहीं होगा, मींस वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ है? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, जिसके कारण वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो बताएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है? क्योंकि कम हीट एनर्जी प्रोवाइड करके ही उसकी बॉन्डिंग को तोड़ा जा सकता है। तो जब कम हीट प्रोवाइड करके उसकी बॉन्डिंग को तोड़ सकते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली कम होगा। तो अब देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कंपाउंड्स के बीच बहुत ही कमजोर होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो बॉन्डिंग होता है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत कमजोर होता है, तो कम फोर्स लगाकर इसे तोड़ा जा सकता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन? मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4, उसको जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट प्लस लाइट ये क्रिएट होगा। ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर यह चीज बनने वाला है। आगे देखिए, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अटेंड नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन by either gaining or losing electrons from their valence shell. Explain giving reasons why carbon cannot attain such a configuration in this manner to form its compounds, and name the type of bonds formed in ionic compounds and in the compound formed by carbon. देखिए क्वेश्चन में बोला गया ना कि एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो है वो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शेयरिंग करके ही कंपाउंड को बनाते हैं। फिर पूछा गया कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह का बनता है? आयनिक बॉन्ड बनेगा। एंड इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, कार्बन के साथ जो फॉर्म होता है कंपाउंड वो किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको बताते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। ठीक, बट कार्बन ऐसा नहीं कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट प्रेजेंट होता है। तो कार्बन क्या होता है कि यदि वो कार्बन यदि गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, तो इनके पास क्या प्रॉब्लम होता है कि 6 प्रोटॉन हो जाएगा इन द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब समझाते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा और इनके पास 6 प्रोटॉन होगा। ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो यदि 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 6 प्रोटॉन हो गया, तो इसे रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ये तो बात हो गया कि जब हम 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तब की बात हुआ। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, इफ कार्बन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स
then it would require a lot of energy to remove these electrons from outermost shell. देखिए 2,4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, तो क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ज्यादा फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं। भाई शेयरिंग करेंगे तो काम होगा, अदरवाइज तो ये अपना हाथ उठा दिए, बॉन्डिंग बनाने वाले नहीं है। तो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग बनता है, समझ गए ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन, ये जो कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये सिर्फ बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। आगे देखिए, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। साइक्लिक होना चाहिए और अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल क्या है, बेंजीन। क्या ये, बेंजीन। ध्यान से देख लीजिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है जानते हैं ना, कि स्ट्रक्चर को ये देखिए अल्टरनेट यहां बॉन्ड लगा रहता है, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो साइक्लिक है, और दूसरा चीज है कि अनसैचुरेटेड, मतलब ये देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। Write the molecular formula of first two members of homologous series having functional group Cl. Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, पहला दो मेंबर्स का नाम लिखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो CnH2n+1 और Cl होता है। तो जब पहला मेंबर का बात होगा तो CH3Cl बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, और जब दूसरा बनेगा तो C2H5Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड। एक तो हो गया मिथाइल क्लोराइड, पहला हो गया, और दूसरा हो गया इथाइल क्लोराइड। तो क्या बोलेंगे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक साथ रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो ये हम लोग को लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है दिल्ली 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है 2017 में। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। OH मीन अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है CnH2n+1 और फिर OH। तो जब n का वैल्यू जब 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH, मतलब क्या बना, मिथाइल अल्कोहल, ठीक। और जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये चीज बनेगा CH3CH2OH। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला गया था ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको कुछ ऐसा लिखना चाहिए था, C2H5, तो H5 नहीं हो जाएगा, C2H6 और O। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। Seven number. Write the molecular formula of second and third member of the homologous series whose first member is ethene. देखिए फर्स्ट मेंबर इथीन, ये क्वेश्चन कब का है, देखिए ध्यान से देखिए 2017 का एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इथीन मतलब ये एल्कीन के ग्रुप का है, एल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, CnH2n। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कहां से शुरू होता है, याद रखिएगा 2 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला मेंबर नहीं, आपको दूसरा मेंबर का नाम बताना ही पड़ेगा।
तो दूसरा मेंबर का नाम बताने का मतलब है कि यहाँ पर हमें n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। तो 3 रखेंगे तो C3H6, ये पहला हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में क्या होगा कि n का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा 4। तो 4 मतलब हो जाएगा C4H8। ये इसका हो गया फॉर्मूला, समझे। देखिए क्या दिया हुआ है, CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमें रखना है, कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या रखना है, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 वाला फॉर्मूला आएगा, और 3 रखेंगे तो 4 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये ब्यूटीन हो गया, ये प्रोपीन हो गया। ठीक है, write the molecular formula of the second and third member of homologous series whose first member is methane। पहला मेंबर मीथेन है, ये इसका मतलब है कि ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो क्योंकि हमें सेकेंड नंबर को लिखना है और यहाँ पे n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, तो जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा, इसको बोलते हैं इथेन। और जब 3 रखेंगे तो बनेगा क्या, प्रोपेन, C3H8। ठीक है, write the next homologous series homolog of each of the following। इसके बाद वाले का लिखना है, ये दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद वाला, तो पहले इसके जो जनरल फॉर्मूला है ना, ये किस ग्रुप से आते हैं ये पहले आपको पहचानना है। C2H4 ये एल्किन फैमिली का ग्रुप है, एल्किन फैमिली का मेंबर है। और C4H6 जो आप देख पा रहे हैं ना, ये एल्काइन, देखिए ये जो है वो एल्काइन, ALKYNE, और ये जो है ना वो एल्किन का है, ALKENE, एल्किन का है। इसके बाद वाला का बताना है। इसका मतलब है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखिए CnH2n किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा C3H6। उसी तरह से जब सेकंड वाले क्वेश्चन पर आएंगे तो ये अल्काइल ग्रुप का है, तो अल्काइल ग्रुप का है, इसका मतलब हो जाएगा C5H8, क्योंकि हमें नेक्स्ट के बारे में पूछा गया था ना, इसके बाद वाला क्या होगा। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका नाम बताना है आपको। देखिए सिंपल सा है कि एक कार्बन, दो कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, OH एल्कोहल लगा हुआ है तो ईथ एंड ऑल, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका क्या नाम है, तो इसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पहचानना जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए है क्या, एल्डिहाइड, मीन्स इसका Al जो है वो सफिक्स होता है। तो CH3C, इसमें 2 कार्बन लग गया तो मिथ के बाद किस लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या रखा गया होगा, ईथ एंड अल। Al क्यों लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप से कंटेन किया हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्किन एंड एल्काइन। यहां से क्या पूछा गया है कि सैचुरेटेड कौन है, तो सैचुरेटेड कौन है, ये C3H6 तो नहीं होगा, ये C5H10 भी नहीं होगा, ये C4H10 पे चांसेस है, होगा नहीं, ये 614 पे है और ये 2 4 पे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि ये CnH2n+2 पे काम कर रहा है। कार्बन जितना होगा उसके 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा, 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। क्वेश्चन में था कि सेलेक्ट करना है आपको, क्या सेलेक्ट करना था कि इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है।
Write the name and structure of an alcohol with 3 carbon atoms in its molecular। 3 कार्बन और अल्कोहल ग्रुप का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि CnH2n + 1OH ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है। तो जैसे हम 3 पुट करेंगे तो C3H7OH हो जाएगा। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल। तो ये नेम क्या हो जाएगा? मीथ इथ प्रोपाइल अल्कोहल। और फिर इसका स्ट्रक्चर भी दिखाना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, अल्कोहल भी लगा हुआ है। अल्कोहल इनका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हो गया। उसका नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट एन ओएल, ब्यूटेनॉल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नेम क्या हो गया? ब्यूटाइल अल्कोहल। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम एल्डिहाइड के ग्रुप का नाम बताना है कि नाम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 1 2 3 4 कार्बन देख पा रहे हैं आप, और इसमें से आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा होगा कि ये जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। नेमिंग पे जब हम लोग आएंगे, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप Al होता है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। देखिए ब्यूटेनल है और ये इसका स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसके आंसर को आप किस तरह से दे पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है विच एलिमेंट एग्जिबिट्स में शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। कौन सा एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन दिखाता है। अब सबसे पहले तो कैटेनेशन क्या है? जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होता है, अपने आप से जो जुड़ने का। तो कार्बन जो है ये इस चीज को दिखाता है। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सटेंट इन वाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास टेट्रावैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंस को बोलते हैं। कार्बन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एटम का साइज भी छोटा होता है। ये इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इनके पास 4 वैलेंसी भी है, इसीलिए ये जो है वो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को दिखाता है, दैट मींस कैटेनेशन को दिखाता है। Write the name and molecular formula of the 4th member of alkane series। 2016 का ही क्वेश्चन है। 4th देखिए, alkane series का 4th मतलब 4 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूटेन। क्या हुआ ये? ब्यूटेन। n = 4 जब दिया रहेगा क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। What is homologous series of carbon compounds? homologous series of carbon compound क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी जो homologous series होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हम अल्कोहल का बात करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, और दूसरा चीज क्या है कि दो मेंबर्स के बीच, दो लगातार मेंबर्स जो होंगे उनके बीच जो है वो ये CH2 या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मिथाइल अल्कोहल लिए तो उसके बाद इथाइल अल्कोहल ही आना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल के बाद प्रोपाइल अल्कोहल नहीं आएगा क्योंकि वो गैपिंग ज्यादा हो गया। ठीक है, तो
तो होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। सेकंड मेंबर को लिखना है तो आप ये मत सोचिएगा कि n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो सेकंड मेंबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप n का वैल्यू 2 डालेंगे ये पहला मेंबर होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से बचना है। यहाँ पे आपको n का वैल्यू 3 डालना है, तो जैसे आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C3H4। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोपाइन। राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं ये आपको बताने हैं। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको देखना है। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं जब भी आएगा बॉन्डिंग के बारे में। अब आपको गिनना है कि इसमें से ये जो लाइन देख पा रहे हैं ना वो कितना लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जी हाँ, 7 क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ था फॉर्मूला इथेन। ठीक है, इथेन में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा 7। राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। अब आपको बताना है कि इस ब्यूटेन में इस ब्यूटेन में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। जी आप सोचिए। अभी तक तो हमें लगता है कि आप लोग सोच लिए होंगे और इसका आंसर क्या होगा ये भी आपके मन में आ गया होगा। तो आप यही बोलना चाहते हैं कि इसमें जितने सारे बॉन्डिंग है उसे गिन के लिखना है। बिल्कुल आप सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, तो नंबर ऑफ जो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है वो कितना हो जाएगा 13। कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन आया था क्वेश्चन, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसका फंक्शनल ग्रुप ये जो है वो क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल का है और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का तो नहीं हो सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन का है। किसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, बिल्कुल सही कीटोन। Write the name and molecular formula of the first member of the homologous series of the alkynes. Alkynes जो होता है उसका ये है फंक्शनल ग्रुप CnH2n-2। CnH2n-2। अब फर्स्ट मेंबर बताना है ना, तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे n का वैल्यू 2 डालना है, क्योंकि इसमें 2 से ही शुरू होता है। कहाँ शुरू होगा 2 होगा। तो जैसे ही 2 डालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन का जो नेम होगा इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इथाइन। ये सब आपको ध्यान देना होगा, समझ गए ना। n का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं, n का वैल्यू यहाँ पे 2 चलेगा। देखिए अब यहाँ पे है कि डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन। पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि या तो ये एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ये है
फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे यदि आप फंक्शनल ग्रुप देखिएगा तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये है एल्डिहाइड, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए कि ये आखिर है क्या। फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल दिख रहा है, CO भी दिख रहा होगा आपको, जी हाँ CO भी दिख रहा होगा आपको। तो ओवरऑल जो है वो COOH वाला कंडीशन है, ठीक है। ये तो आपको बता दिए कि ये जो है वो एल्डिहाइड का हो गया, और ये जो है वो COOH थोड़ा घुमा के बोल दिए हैं कि ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कीटोन वाले को भी लगा के दे दिया है, अल्कोहल वाले को भी दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये है COOH, COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबर क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेम द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसमें क्लोरीन है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसमें अल्कोहल है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फटाफट आंसर बताना है। Write the name and formula of the second member of the carbon compound having functional group OH. उस कार्बन कंपाउंड का सेकेंड नंबर का फॉर्मूला बताना है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है। सेकेंड मेंबर इसका मतलब हो जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा वो? इथाइल अल्कोहल। Write the name and formula of the first member of the series of carbon compound having functional group. Write the name and formula of the first member of the series of carbon compounds having functional group. देखिए functional group तो यहाँ पर मेंशन किया नहीं है, इसका मतलब है कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग C। एक्चुअली ये अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें कुछ छूटा हुआ है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। जी हाँ, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटेनॉन वो है क्या? तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यही है इसका फंक्शनल ग्रुप। क्या ये? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। क्या है फंक्शनल ग्रुप? जी हाँ, कीटोन प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन। State 2 properties of carbon which lead to a very large number of carbon compounds. तो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाने के पीछे का जो रीजन है, देखिए एटम का साइज, कार्बन के एटम का साइज छोटा होता है। सेकंड नंबर है कि ये इनके पास कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होता है। थर्ड नंबर हो गया कि इनके पास, ऐसे दो ही लिखना है, इनके पास जो टेट्रा वैलेंसी होता है, ये टेट्रा वैलेंट होते हैं, 4 वैलेंसी होता है इनके पास। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। स्मॉल साइज, इनके पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के कारण ये क्या होता है कि रिंग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, इनके पास ये स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। तो ये सब खूबियां हैं जिसके कारण ये बहुत ज्यादा कंपाउंड को बना लेते हैं। Aldehyde as well as ketone can be represented by the same molecular formula.
सेम C3H6O, ठीक है। राइट देयर स्ट्रक्चर एंड नेम देम, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर को पहले लिखिए और स्ट्रक्चर के नाम बताने के बाद दोनों में रिलेशन बताइए कि आप इसको बोलते क्या है ना। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को जो है वो रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन, ठीक है। अब साइंस के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्या, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग अलग होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद भी इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। तो साइंस के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स, दो आइसोमर्स ब्यूटेन को ड्रॉ करने हैं, फिर एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के फर्स्ट थ्री मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके आइसोमर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। मीथेन में, इथेन में और प्रोपेन में ये लोग अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, ब्यूटेन से बनना शुरू होता है। अच्छा, आइसोमर्स क्या होता है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसोमर्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, मतलब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण उनके पास होता भी है। तो अब अलग अलग आइसोमर्स, दो आइसोमर्स ही होगा। एक ये आइसोमर्स है एन ब्यूटेन मींस नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों आपको बताते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया ना, तो क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन हो गया तो 3 कार्बन से आप प्रोपेन लिख दिए, और ये कार्बन बचा हुआ मतलब ये मिथाइल बच गया, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। The first three members of alkane series are, ये सब इसका नाम बताया गया। तो in the above members alkane series it is not possible to have different arrangement। तो इसीलिए जब different इनके पास arrangement नहीं होगा तो ये आइसोमर फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। Write the molecular formula of the following compounds and draw their electron dot structure। इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का। इथीन, ये है इथीन का फॉर्मूला C2H4, और इसके बाद आपको मिलेगा इथाइन, इसके बाद आपको मिलेगा इथाइन जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। Write in tabular form the structural formula and functional group present in the following compounds। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको बताना है, और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है वो आपको बताना है। तो कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया, और फंक्शनल ग्रुप OH और यहाँ पे COOH। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको चाहिए कि ये सब आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन तैयारी करना जरूरी है कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 consecutive members of any homologous series and state the part of these compounds that determines their physical and chemical properties।
किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स के नाम फटाफट लिखने हैं, बताने हैं केमिकल फॉर्मूला, और बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी को बताएगा और कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी को बताएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, दोनों CH2 यूनिट से अलग हो रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बताएंगे वो एल्काइल ग्रुप बताएगा। कौन सा बताएगा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन हो गया? जैसे कि ये CH3 है ना, ये है एल्काइल ग्रुप, और C2H5 ये भी है एल्काइल ग्रुप। ये है जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताएंगे, और OH जो है, जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये बताएगा इनका केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, What is the next higher homolog of C3H7OH? तो इसके बाद का होमोलोगस में आप CH2 ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे? CH2। तो CH2 अब जैसे ऐड कीजिएगा, देखिए क्या बन जाएगा, C3H7OH। इसमें आपको CH2 ऐड कर देना है, तो बन जाएगा इधर से OH, इधर से हो गया H9, और इधर से हो गया C4। देखिए क्या बन गया, C4H9OH, और इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेनॉल। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो बेंजीन इस तरह का स्ट्रक्चर में होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, why does carbon form a strong bond with most other element? कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के पीछे का रीजन है जो उनका जो साइज छोटा होता है ना, वही रीजन है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम इट्स न्यूक्लियस होल्ड द, सिंपल सा है कि आप यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। जितना कम डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच में, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है कि साइज छोटा होने के कारण रेडियस छोटा हो जाएगा, और इसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ही। What are hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश alkanes from alkanes, alkanes from alkanes, and each of them from alkynes, giving one example of each. Draw the structure of each compound cited as example to justify your answer. तो alkanes and alkynes, alkenes में अंतर बताना है, और फिर alkynes के साथ भी बताना है, एक एग्जाम्पल बताना है, और उसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है। तो अभी बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होता है हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड जिनके पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जबकि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अनसैचुरेटेड के साथ होता है। तो एल्कीन के साथ जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, एंड एल्काइन के साथ जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इसको हम लोग कॉलम वाइज समझते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिफरेंस, इनका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, और यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल जो है इसमें क्या लिए हैं, CH4,
एग्जाम्पल इसमें हो गया C2H4 और इसमें एग्जाम्पल हो गया C2H2। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे ड्रॉ पॉसिबल टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O एंड राइट देयर नेम्स। फिर उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताना। दो स्ट्रक्चर, एक ये जो आपको दिख रहा है कीटोन और दूसरा जो है वो एल्डिहाइड। ये दो आइसोमर ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इलेक्ट्रॉन फाइल आपको दिखाना है, ठीक है। अब आइसोमर क्या होता है ये बताना है और इनके कोई 4 प्रॉपर्टीज को बताना है। तो हम इससे पहले आइसोमर्स के बारे में कर चुके हैं, बस इसके प्रॉपर्टीज को इसमें देखते हैं कि क्या है कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, पहला प्रॉपर्टी होगी। सेकंड नंबर है कि हाइड्रोकार्बन्स के लिए आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। यदि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे तो 4 या उससे ज्यादा कार्बन होना चाहिए, तभी उनके साथ ये पॉसिबिलिटीज है। थर्ड नंबर में है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो दिया हुआ है उसमें ड्यू टू आइसोमरिज्म अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स में दिखा सकते हैं। फिर अगला प्रॉपर्टीज है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। अलग अलग कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होगा। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इस अनसैचुरेटेड फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाने वाले हैं। मीथेन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाएगा मिथाइल क्लोराइड and hydrochloric acid. Write the respective chemical reactions to show what happens when methane is burned in the presence of oxygen. मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O वाटर बनेगा, हीट एंड लाइट का जो है वो प्रोडक्शन होगा। Write one chemical equations to represent the following type of reactions of organic substances. Substitution reaction। तो substitution reaction में क्या होता है कि इसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हटाने का, रिप्लेस करने का काम करते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे क्लोरीन और CH4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इस हाइड्रोजन से एक ये जो H4 है तो एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे एक क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Cl, और एक क्लोरीन जो यहाँ से हटा, एक क्लोरीन जो यहां से हटा है, एक क्लोरीन जो हटा उसके जगह एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहां से बन गया HCl। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी हो गया। गिव रीजंस ऑफ द एसिटिलीन बॉन्ड्स विद अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम के साथ जो है वो एसिटिलीन चलता है, तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है ना वो C2H2 होता है। क्या होता है C2H2, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इनका जब भी बर्निंग होगा ना तो ये इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, और इसीलिए एसिटिलीन का ये फॉर्मूला होगा। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनके पास कार्बन जो है इज मोर देन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा, या फिर आप इतना बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें कम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, और जब अनबर्न के कारण इसमें एक सूट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जैसे सोडियम फ्लेम के साथ ये बर्न करता है।
Kerosene does not decolorize bromine water while cooking oil do. तो कुकिंग ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन वहीं पर केरोसिन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ये जो है वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंस करने का। ठीक है, आगे है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 5% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म इथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। स्टेट द रोल ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन। तो ये जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज है कि जब ड्रॉप बाय ड्रॉप अल्कोहल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इथेनॉइक एसिड को बनाएगा। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनेगा जब अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इसमें प्रेजेंट। ठीक है, आगे 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in water bath. 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first, drop by drop, to this solution. Then in excess, how is 5% solution of KMnO4 prepared? देखिए 5% solution प्रिपेयर करना है, इसका मतलब है कि 95% जो है वो वाटर आपको लेना पड़ेगा। तो 95% यदि हम लोग वाटर ले लेंगे और 5% वो रहेगा, दैट मीन्स 95 ग्राम होगा वाटर एंड 5 ग्राम होगा KMnO4, तो बन जाएगा आपका। अब आगे क्वेश्चन है कि जब अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ये जब रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड। नो मोर अल्कोहल इज लेफ्ट एंड देयर इज नो रिएक्शन। आगे क्वेश्चन भी था क्या, इफ एक्सेस ऑफ KMnO4 इज एडेड इन द पर्पल कलर विल परसिस्ट इंडिकेटिंग, ज्यादा अल्कोहल मतलब ज्यादा KMnO4 का यूज करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ज्यादा KMnO4 का यूज करने के पीछे है क्या कि आगे रिएक्शन जो है वो होना बंद कर देगा। Two carbon compounds X and Y have the molecular formula C4H8 and C5H12। तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो एल्केन है और ये जो है वो एल्केन है। Which one of these is most likely to show addition reaction? तो जो एडिशन रिएक्शन दिखाता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाएगा, दैट इज जो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। आल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस केस। 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, जितने भी सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना वो एडिशन रिएक्शन को दिखाएगा। ठीक, और इसके बाद कंपाउंड X तो आपको पहले बता दिए थे कि ये बिलोंग्स टू एल्केन, एल्केन होगा और ये जो है वो एल्केन का होगा। ये एग्जांपल दिया गया था कि अनसैचुरेटेड से हम लोग इसको सैचुरेटेड बना सकते हैं जब हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे, दैट मीन्स एंड व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर देंगे ना तो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये देखिए प्रोपेनॉल है और जब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर दिए तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का ड्रॉ करना है and a mixture of ethyne and oxygen is bond for welding. In your opinion, why cannot we use a mixture of ethyne and air for this purpose? तो बोला गया है कि इथाइन एंड एयर
एयर का हम लोग यूज नहीं करते। तो देखिए एयर क्या होता है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, उसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो अच्छा से जलेगा नहीं। A mixture of ethyl and oxygen is bond for welding, so that complete oxidation होगा। लेकिन यही इसी जगह पर एयर यदि लिया जाएगा तो जिसमें कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग विल नॉट बी अटेन्ड। तो समझ गए कि जब ऑक्सीजन की जगह पर यदि हवा लिया जाए तो वेल्डिंग का काम जो है वो ठीक से नहीं होगा। Write the name and general formula of a chain of hydrocarbons in which an addition reaction with hydrogen is possible. Write the name and general formula of a chain of hydrocarbons. तो देखिए एल्कीन के साथ हो सकता है, एल्काइन के साथ हो सकता है, ठीक है। State the essential condition for an addition reaction. एडिशन रिएक्शन के साथ होने के लिए एक कैटलिस्ट का होना जरूरी है। और फिर write stating this condition, write a chemical equation giving the name of the reaction and the product of the reaction. एल्कीन के साथ होगा, एल्काइन के साथ होगा एडिशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना जरूरी है, कैटलिस्ट का भी होना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे कि इथीन का लेते हैं एग्जाम्पल, तो इथीन को जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस था, अब आगे क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इथेनॉइक एसिड क्वेश्चन 2011। अब इस तरह का क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। A compound acts on heating with axis cone, देखिए यहाँ पे कौन होना चाहिए, यहाँ पे conc। सल्फ्यूरिक एसिड at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal to evolve a colorless gas Z. Identify X, Y and Z. Write the equation. तो सबसे पहले देखिए क्या बोला था, X को जब हीट करेंगे एक्सिस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा क्या, बनेगा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y। तो जब इथेनॉल को हीट करेंगे 443 केल्विन पर तो वहां से H2O बाहर निकलेगा और बनेगा वहां पे इथीन। इसका मतलब है कि X जो है वो है इथेनॉल और Y जो बना वो इथेनॉइक एसिड बन गया, ठीक। सॉरी, इथेनॉइक एसिड नहीं होगा, वो होगा इथीन। क्या होगा वो? इथीन। देखिए इथेनॉल को हीट करेंगे तो बनेगा इथेनॉल एंड वाटर, ठीक। अब जब सोडियम के साथ इस इथेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड और ये कलरलेस गैस बनाता है। सोडियम इथॉक्साइड इसको बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड के बारे में समझ लिया, एक्स वाई जेड क्या है। एक्स हो गया इथेनॉल, वाई हो गया इथीन, जेड हो गया सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथॉक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एस्टर रिएक्ट्स विद अ बेस। एस्टर बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? बेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज कर लीजिए। इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, तब क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल है कि जब एस्टर बेस के साथ रिएक्ट करेगा दैट मींस प्रेजेंस था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जो बैक रिएक्शन आता है इथेनॉल वापस एंड सोडियम इथेनॉइड बनेगा। अब
जब इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा ना, यहाँ पे एस्टर बनता है एंड वेल एज वाटर भी बन जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखिए, राइट द रेस्पेक्टिव केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग रिएक्शन को देखे थे कि इथेनॉल को जब हीट करेंगे 443 केल्विन पर कॉक H2SO4 के प्रेजेंस में तो बनेगा एथीन प्लस वाटर। अब आगे बोला गया है कि रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए कि जब ये क्या है एस्टर को एनियोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहां पे एक रिएक्शन बना था, ये देखिए यही चीज बनेगा वहां पर भी, ठीक है। और सेकंड नंबर में है कि जब इथेनॉइक एसिड को एनियोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए तो ये है रिएक्शन। जब भी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, आगे क्वेश्चन देखिए, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 at 443 Kelvin. Write the chemical equations for the reaction stating the role of conc, फिर यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, कॉन्क होगा एक्चुअली में H2SO4 in this reaction। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है 17, 15, 13 के आया हुआ क्वेश्चन से, वैसे इंपॉर्टेंट है भी। इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया इथेनॉल। अब इसको जब कॉन्क H2SO4 के साथ मींस प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इथीन एंड H2O बनेगा। What happens when a piece of sodium is dropped into ethanol? इथेनॉल पे जब सोडियम पीस को ऐड करेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द यूज ऑफ एस्टर एंड सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि व्हेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो इसमें एक फ्रूटी स्मेलिंग दैट मींस स्वीट स्मेलिंग आएगा, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। जबकि सपोनिफिकेशन में क्या होता है, ऑयल्स और फैट्स को जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे रिएक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्टेड हो जाता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, इसी रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन कि जब इथेनॉल एंड एसिड से रिएक्ट करता है तो एस्टर एंड वाटर बनता है। और वही सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब इस ऑयल्स को एनियोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। यूजेस ऑफ एस्टर, एस्टर का यूज क्या है ना, क्योंकि इसका स्मेल जो है स्वीट होता है इसलिए परफ्यूम बनाने में इसका यूज करते हैं एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में इसका भी यूज कर लेते हैं। सपोनिफिकेशन का क्या यूज है ना, इसका यूज करते हैं साबुन बनाने में। एक्टिविटी शो स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन दिखाना है कि प्रोसेस को दिखाना है कि कैसे वो होता है। तो एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट स्टेरिफिकेशन यूजिंग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। मटेरियल क्या चाहिए, बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, इथेनॉल, एसिटिक एसिड चाहिए, कॉम सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, वायर, गॉज इटीसी ये जो चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया गया है, ठीक है। बीकर है, यहाँ पे कंटेनर में लिए है क्योंकि इसको डायरेक्ट हीट नहीं करना है वाटर उसमें, फिर ये ट्यूब लगा हुआ है। इसको जब हीट करेंगे इस कंटेनर में लिए हुए हैं, ये ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब में क्या लिया हुआ, टेस्ट ट्यूब में कॉम सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया गया है। जब इसको हीट करेंगे ना तो कुछ देर बाद इसमें से स्वीट स्मेलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो जब स्वीट स्मेलिंग आना शुरू होगा तो समझिए कि एस्टर कब बनना रेडी है। तो ये कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, बहुत ही सुगंध वाला एक स्मेलिंग आपको मिलेगा, इसका मतलब है कि
एस्टर तैयार है। ये इनका केमिकल रिएक्शन है। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम सल्फ्यूरिक एसिड which acts as dehydrating agent to form ester। देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वो होता है कि जो पानी को निकाल दे, पानी को निकाल दे। अब है कि अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा इथेनॉइक एसिड के साथ तो क्या बनेगा। तो अभी हम लोग देखें कि जो स्टेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें ये प्रोसेस लगता है। अब इसके बाद आंसर आपको बताना है कि स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू व्हिच द फ्रूटी smelly compounds belong। ester का होगा। Write the chemical equations for the reaction and write the chemical name of the product formed। प्रोडक्ट क्या बना ये भी बताना है और H2SO4 का इस रिएक्शन में क्या काम है। H2SO4 का ये काम है, इसमें एक कैटलिस्ट के जैसा काम होता है। क्या काम किए? कैटलिस्ट के जैसा काम किए। तो सबसे पहले ये रिएक्शन के बारे में दिखाया गया है और अब रिएक्शन को रीस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। What would happen if hydrogen is added to ethene in the presence of catalyst such as पैलेडियम और निकेल? तो देखिए इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इथीन बन जाएगा। इथीन में हाइड्रोजन में ऐड करेंगे तो इथीन बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है वैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम लोग पहुंचेंगे तो हाँ ये हो गया था। ये क्वेश्चन है on dropping a small piece of sodium in a test tube containing carbon compound X with molecular formula C2H6O। ये कोई molecular formula दिया हुआ है C2H6O। ठीक है। और सोडियम जो है वो इस कंटेनर में डाल देते हैं। फिर एक इसमें से एक गैस निकलता है Y जो प्रोड्यूस होता है, निकलता है। ठीक है। On bringing a burning splinter at the mouth of the test tube, the gas evolved burns with a pop sound। देख पॉप साउंड कुछ आपको सिग्नल्स मिलेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो दिया हुआ है वो किसके बारे में वो रिएक्शन हो सकता है। X को पहचानना है, Y को भी पहचानना है। Also write the chemical equations for the reactions and write the name and structures of the product formed when you heat X with excess कॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके रिएक्शन को, तब आपको बताते हैं X जो है वो क्या होगा। ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब
containing carbon compound X, molecular formula this one. ये जो है वो C2H5OH है, मतलब इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा ना तो सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो X क्या हो गया C2H5OH, Y क्या है, Y कौन सा गैस हो गया, Y हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दो ही चीज के बारे में पूछा गया था कि X एंड Y क्या होगा, और रिएक्शन के बारे में जहां तक है तो रिएक्शन के बारे में तो यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, write 3 different chemical reactions showing the conversion of ethanoic acid to sodium ethanoate, and write balanced chemical equations in each case, and write the name of the reactants and products other than the ethanoic acid. देखिए, write 3 different chemical reactions showing the conversion of ethanoic acid to sodium ethanoate. सोडियम इथेनॉइट में जो कन्वर्ट होता है कहाँ से ना, इथेनोइक एसिड से, वो अलग अलग तरीके से आपको बताना है। पहला देखिए, जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, सोडियम इथेनॉइट बना। दूसरा, जब इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तब भी बनेगा। थर्ड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी बनेगा। तो 3 अलग अलग केस हैं जिसमें से हम लोग देखें कि सोडियम इथेनॉइट बनता है कहां से, इथेनोइक एसिड से। एक बार NaOH के साथ रिएक्शन, एक बार सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इट्स नेम सफिक्स्ड विद ऑल, ऑल मींस अल्कोहल, ठीक है, and having 2 carbon atoms in its molecule. Write balanced chemical equations indicate what happens when this compound is heated with excess of conc H2SO4 and the, ये वर्ड कुछ डाउटफुल है, product formed also state the role of conc H2SO4 in the reaction. सिंपल सा है कि जिसमें OL लगा रहेगा उसको अल्कोहल कहते हैं, यहाँ पे L होना चाहिए था। ठीक है, as the alcohol having 2 carbon atoms means ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा ये, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड P है जो वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाइन में इसको यूज करते हैं, और ये जब रिएक्ट करता है एसिडिफाइड K2R2Cr2O7 के साथ तो ये कंपाउंड Q बना देते हैं। When piece of sodium is added to Q तो ये गैस R बनाते हैं पॉप साउंड के साथ। तो PQR क्या होगा आपको फटाफट बताना है, और साथ ही साथ इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी बताना है। तो देखिए, वाइन में यूज होने वाला है क्या, इथेनॉल, ठीक, और जब उस इथेनॉल को K2Cr2O7 के प्रेजेंस में है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और वहां से बनता है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा उसमें से एक गैस हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या है, इथेनॉल को K2Cr2O7 के साथ इथेनोइक एसिड, फिर जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक गैस बनेगा हाइड्रोजन। तो अब एक साथ आपको बताते हैं, P क्या हो गया, P का नाम हो जाएगा इथेनॉल, Q क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, R क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको डिफरेंस बताना है, 2 टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली। तो एक लिटमस टेस्ट हो गया, लिटमस टेस्ट क्योंकि आप एसिड के साथ कर रहे हैं तो वो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो किसी तरह का ये चेंजेस नहीं दिखाएगा।
अल्कोहल जो है वो किसी तरह का चेंज नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ना तो एसिड है और ना ही वो बेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, ये जो है वो बनाएंगे सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यूज करेंगे अल्कोहल के साथ, तो फिर इसमें किसी तरह का रिएक्शन नहीं शो करेगा। आगे का क्वेश्चन है कि एस्टर्स क्या होता है एंड हाउ आर दे प्रिपेयर्ड लीड्स टू यूजेस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स जो है वो जनरली वॉलेटाइल लिक्विड्स होता है जो जिसका स्मेल जो है वो फ्रूटी होता है, मतलब सुगंधित होता है। और एस्टर्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ। ये इनका एग्जांपल है। यूजेस एस्टर का क्या होता है, किस चीज बनाने के लिए, परफ्यूम को बनाने के लिए, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर को बनाने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को बताएं कि जितने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही।